Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉर्गजम नंबर 237 एंड 238 के बारे में। अब आप सोचेंगे कि फॉर्गजम नंबर 237 और 238 पर हम क्यों जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ होम्योपैथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं इस चैनल से, और उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि फॉर्गजम नंबर 237 एंड 238 मिसिंग है इन द सीरीज। तो क्योंकि वो दोनों मिसिंग है तो इसलिए आज मैं सबसे पहले इन दोनों फॉर्गजम्स को कंप्लीट कराने वाली हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड जो हमारी सीरीज का ऑनगोइंग फॉर्गजम चल रहा था ऑलरेडी। तो अब हम बात करते हैं फॉर्गजम नंबर 237 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे हमने पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग इंटरमिटेंट फीवर्स, इंटरमिटेंट डिजीजेस और ये जो ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस, ऑल्टरनेटिंग फीवर्स, इनके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बेसिकली तब हमने ये दो फॉर्गजम्स मिस कर दिए समहाउ एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आगे से मैं बहुत ध्यान रखने वाली हूँ कि इस पूरी सीरीज में या कोई भी फॉर्गजम मिस नहीं होना चाहिए। So without further ado, let's dig into this aphorism, which is aphorism number 237, and I really hope that you will enjoy it. और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की है वो पूरा फॉर्गजम ज़रूर देखेंगे, सभी लोग पूरा फॉर्गजम ज़रूर देखेंगे, और इससे अगर आपको कुछ अच्छा बेनिफिट होता है, कुछ अच्छा सीखने मिलता है, या फिर आपको अपनी स्टडीज़ में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज यू ऑलवेज डू। Share your blessings this festive season, enjoy the festive season, बट डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड। पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, फेस्टिवल्स के साथ एंजॉय करते रहिए, और होम्योपैथी से रिलेटेड नई नई चीज़ें अगर आपको जाननी है, अपडेटेड रहना है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए बात करते हैं फॉर्गजम नंबर 237 के बारे में। सबसे पहले इस फॉर्गजम का थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूँगी। वाई? क्योंकि हर एक फॉर्गजम इन द सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे प्रीवियस फॉर्गजम जो था विच वॉज अगेन रिलेटेड टू द रिपीटेशन ऑफ डोज, आपको डोज को रिपीट कब करना है, राइट? तो अब ये जो फॉर्गजम है ये स्टार्ट होता है बट इफ द स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया बी वेरी शॉर्ट। तो इससे पहले जो फॉर्गजम था उसमें हमने बात की थी कि हमें मेडिसिन को तब देना है जब पेशेंट को फीवर नहीं है, मतलब फीवर जब उतर जाता है तो वो जो ड्यूरेशन होता है दूसरे टाइम फीवर चढ़ने में और पहले टाइम फीवर उतरने में, ये जो मीनवाइल जो ड्यूरेशन होता है विच इज कॉल्ड एज ए पायरेक्सिक पीरियड, या ये जो स्टेज है जिसे हम ए पायरेक्सिया का स्टेज कंसिडर करते हैं, इस वाले स्टेज में आपको मेडिसिन पेशेंट को देना होता है। लेकिन अगर एक और सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि डॉक्टर हैनेमन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट्स के, फिजिशियंस के मन में एक भी छोटा सा डाउट रह जाए और उसको वो क्लियर ना कर पाए, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बारीकी से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने लिखी हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हर एक होम्योपैथ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। अगर जो स्टेज ऑफ एपायरेक्सिया है वो बहुत ही छोटा है, मतलब मान लीजिए फीवर उतर रहा है और दूसरी बार जब फीवर चढ़ रहा है, उसके बीच का जो स्टेज है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है, शायद पता भी नहीं चलता है, रियलाइज भी नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि एज हैपन इन वेरी बैड फीवर्स, जो बहुत बुरे फीवर्स में ऐसी कंडीशन होती है कि एपायरेक्सिया का पीरियड इतना शॉर्ट होता है कि पता ही नहीं चलता, और इफ इट बी डिस्टर्ब बाय सम ऑफ द आफ्टर सफरिंग्स ऑफ द प्रीवियस पेरोक्सिज्म, या फिर वो जो बुखार जब उतर रहा है वो कुछ और सफरिंग से, मतलब कि उसमें कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं पुराने पेरोक्सिज्म के। मान लीजिए दिस इज वन, फर्स्ट टाइम फीवर चढ़ा, एंड दिस इज द पीक टू, सेकेंड टाइम फीवर चढ़ा, फीवर उतर गया फर्स्ट का और सेकेंड में फीवर चढ़ रहा है। तो ये जो शॉर्ट सा इंटरवल है उसमें कई बार नए नए सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि फर्स्ट पीक के थे, फर्स्ट टाइम जो फीवर हुआ उसके थे। अगर ऐसा होता है या फिर बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, the dose of the homeopathic medicine should be administered when the perspiration begins to abate। तो आपको अपनी मेडिसिन कब देनी है? ऐसे केसेस में आपको अपनी डोज जो है वो देनी है जब पर्सपिरेशन का जो स्टेज है, जब स्वेट आने लगता है, बुखार जब चढ़ता है, यूजुअली इट कम्स विद चिलीनेस। सो द फीवर के हमें तीनों स्टेजेस पता है, चिलीनेस, देन हीट, चिल, हीट एंड स्वेट, राइट? कई बार ऐसा होता है चिल का स्टेज नहीं आता, डायरेक्टली फीवर आता है, बट हमेशा जब भी फीवर उतरता है
तो इट ब्रिंग्स अबाउट स्वेट। तो अगर वो जो पर्सपिरेशन है बिगिंस टू अबेट, अबेट मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो थोड़ी लेस स्ट्रॉन्ग हो गई है, or the other subsequent phenomena of the expiring paroxysm begin to diminish. That means बहुत बहुत important है and you need to understand this. जब perspiration का stage आया, मतलब पेशेंट को बहुत सारा पसीना आ रहा है और आप देख रहे हैं वो पसीना जो है वो वाला स्टेज हल्का कम स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो वाला जब स्टेज आता है, जब एक बहुत कम हो जाता है स्वेट होना, उसी स्टेज पर आप अपना मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज आप दे सकते हैं। और the other subsequent phenomena of the expiring paroxysm begin to diminish, या फिर कोई भी और लक्षण जो पहले वाले पेरोक्सिज्म, पहले वाले फीवर, फर्स्ट फीवर पीक के साथ था, वो कम हो रहा है। अगर वो कोई लक्षण कम होता नजर आ रहा है आपको, तो भी आप अपनी होम्योपैथिक डोज को दे सकते हैं। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जहां पर आप देखेंगे कि आप अपने होम्योपैथिक डोज को दे सकते हैं जब आपको एपायरेक्सिया का पीरियड ज्यादा लंबा नहीं मिल रहा है। नाउ aphorism number 238. Aphorism number 238 says, not infrequently the suitable medicine has with a single dose destroyed several attacks. ऐसा कोई बहुत infrequently नहीं हुआ है, that means not infrequently मतलब frequently, not infrequently, ऐसा कोई बहुत ज्यादा infrequently नहीं हुआ है, बहुत frequently ऐसा हुआ है कि अगर आप एक सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, उसका एक सिंगल डोज ही कई सेवरल अटैक्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ब्रॉट अबाउट द रिटर्न ऑफ हेल्थ। और क्या ले आता है? हेल्थ को वापस ले आता है। बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस अनदर डोज मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर सच अटैक। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जो आप जब सेकेंड डोज देना चाह रहे हैं, उसको आप कब एडमिनिस्टर करेंगे, कब देंगे? अटैक के बाद, मतलब पेरोक्सिज्म के बाद। बेटर स्टिल, however, when the character of the symptoms has not changed, अगर आपके character of symptoms change नहीं हुए हैं, that means आपने एक मेडिसिन सिलेक्ट की, आप उसका सेकेंड डोज देना चाह रहे हैं, तो वो कब देंगे ना? आप सेकेंड डोज तभी देंगे जब सिम्टम्स जो है वो चेंज नहीं हुए हैं। बेटर स्टिल, however, when the character of symptoms has not changed, dose of the same medicine given according to the newer discovery of repetition of doses. तो जो रिपीटेशन ऑफ डोजेस की नई नई डिस्कवरीज हुई हैं, उसके आधार पर आप उस डोज को सेकेंड टाइम रिपीट कर सकते हैं अगर जो है सिम्टम्स का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सिम्टम्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप वही सेम मेडिसिन का डोज नहीं रिपीट करेंगे। तो अगर आप उस मेडिसिन का डोज रिपीट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सिम्टम, जो सेट ऑफ सिम्टम्स है आपके पास, वो बिल्कुल सेम है। अब जब सेट ऑफ सिम्टम्स सेम है, सिमिलर है, उसी मेडिसिन के मैच कर रहे हैं, बट आपको उसका सेकेंड डोज देना है, तो आप किसके आधार पर देंगे? आप देंगे जो नया नया डिस्कवरी हो रहा है रिपीटेशन ऑफ डोजेस का, उसके आधार पर देंगे, विच इज अफॉरिज्म नंबर 270। तो अफॉरिज्म नंबर 270 के नोट में ये चीज मेंशन है, मे बी गिवन विदाउट डिफिकल्टी इन डायनामाइजिंग ईच सक्सेसिव डोज। और आप कैसे दे सकते हैं? दिस न्यूअर डिस्कवरी ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोजेस सेज कि आप बहुत इजीली डायनामाइज कर सकते हैं मेडिसिन को, हर एक सक्सेसिव डोज बना सकते हैं। किस तरीके से? बस आपको वायल लेना है अपना, उसको 10 या 12 टाइम सकशन करना है। सो दिस इज बेसिकली वायल, ये एक वायल है, इसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस है। आपको क्या करना है? आपको इसकी सक्सेसिव डोज बनानी है, तो आपको सकशन देने हैं 10 to 12 टाइम्स। नाउ व्हाट इज सकशन? सकशन जब आप बॉटल को इस तरीके से पकड़ते हैं, यू होल्ड इट लाइक दिस एंड अपने हाथ पर, अपने पाम पर आप उसको इस तरह से टैप करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सकशन। तो अगर आपको हर एक सक्सेसिव डोज प्रिपेयर करनी है, तो आप इसी तरीके से वायल लेंगे, ऑफ द वायल कंटेनिंग द मेडिसिनल सब्सटेंस, 10 से 12 आपको सकशन देने हैं एंड यू विल बी डन। नेवरदीलेस देयर आर एट टाइम्स केसेस, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं, दो सेल्डम, कम होते हैं, रेयर होते हैं, पर ऐसे केसेस देखे जाते हैं where the intermittent fever returns after several days. intermittent fever काफी दिन बाद वापस आता है। well-being, this return of same fever after a healthy interval is only possible when the noxious, अब हेल्थ आ गया था
उसके फ्यू डेज बाद इंटरमिटेंट फीवर वापस आया है, तो ये ऐसा कब होगा? सो दिस रिटर्न ऑफ द सेम फीवर आफ्टर अ हेल्दी प्रिंसिपल दैट फर्स्ट after a healthy interval is only possible when the noxious principle that first caused the fever is still acting upon the convalescent. Very very important कि अगर आपने देखा हेल्थ आ गया था, फिर कुछ दिन बाद वापस वो इंटरमिटेंट फीवर आया है, उसका मतलब क्या है? जो हेल्दी इंटरवल था आफ्टर हेल्दी, इट इज ओनली पॉसिबल कि जो आपका नॉक्शियस प्रिंसिपल है, दैट मीन्स नॉक्शियस इज टॉक्सिक, अबनॉर्मल, पैथोजेनिक, राइट? तो जो पैथोजेनिक इंग्रेडिएंट है या जो पैथोजेनिक प्रिंसिपल है जिसने पहली बार फीवर किया था, वो अभी भी स्टिल उस एपायरेक्सिया या कॉन्वलेसेंट के स्टेज में एक्ट कर रहा है, एज इन द केस ऑफ मार्शी रीजन्स, जैसे कि ये जनरली देखा जाता है मार्शी रीजन्स में। नाउ अब बहुत बार आप पढ़ते हैं मार्शी फीवर, वी डोंट यूजुअली गेट व्हाट इज मार्शी फीवर। मार्शी फीवर इज, जहाँ पर भी आपको मार्शी फीवर आपको देखने मिलता है, बेसिकली आप समझ लीजिए वो मलेरिया की बात हो रही है। और यू कैन ऑल्सो से कि मलेरिया स्पेसिफिकली नहीं, मॉस्किटो बॉर्न फीवर्स की बात हो रही है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की बात हो रही है पर्टिकुलरली। वैसे ये एक अनदर टर्म है मलेरिया के लिए। सो मार्शी फीवर या मार्शी, जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में देखा जाता है। हेयर अ परमानेंट रिस्टोरेशन कैन ऑफन टेक्स प्लेस। अब ऐसे केसेस में परमानेंट रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय गेटिंग अवे फ्रॉम दिस कॉजेटिव फैक्टर। इस कॉजेटिव फैक्टर से दूर हट जाए, एज इज पॉसिबल बाय सीकिंग अ माउंटेनियस रिट्रीट इफ द कॉज वाज अ मार्शी फीवर। तो इसका परमानेंट रिस्टोरेशन क्या है कि आपको उस रिट्रीट, मतलब उस मार्शी फीवर वाला जो एरिया है वहां से जाना होगा, माउंटेनियस रिट्रीट के लिए जाना होगा। तब तक आप जो है आपको परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई डिजीज हो रही है जो डैम्पनेस की वजह से हो रही है, बट स्टिल आप दवा ले लेते ठीक हो जाते हैं, बट वो डैम्पनेस एक कारण है आपकी बीमारी का, तो ये अगर आपको परमानेंट रिस्टोरेशन चाहिए तो आपको उस डैम्प एनवायरनमेंट से निकलना होगा ही। अगर आप उसी में ही डैम्पनेस में रहेंगे, मॉइस्चर में रहेंगे, उसी नमी वाले एरिया में रहेंगे, तो आपका परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हो सकता। सो जो पॉजिटिव एजेंट है उसको वहां से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट अफॉर्गजम नंबर 237 एंड 238। आई रियली होप आपने इंजॉय किया इन दोनों अफॉर्गजम्स को, और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट में बिलो कि वीडियो कैसी लगी। बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट अफॉर्गजम के बारे में, जो कि हमारी ऑनगोइंग सीरीज चल रही है ऑलरेडी। प्लीज़ शॉर्ट वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। शॉर्ट वीडियोज़ के साथ अटैच्ड एक लॉन्ग वीडियो भी होती है, तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी दिवाली।